क्या इंडियन आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है? और अगर आने वाला है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर सेक्टर में ग्रोथ होगा तो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इंडियन आईटी इंडस्ट्री की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, इसके ग्रोथ के पोटेंशियल को जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों, निफ्टी आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक मेजर सेक्टर है, उसकी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे और एक ऐसे स्टॉक को निकालने की कोशिश करेंगे जिसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हैं। उसकी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में उसके प्राइस टारगेट हो सकते हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंडियन आईटी सेक्टर की एनालिसिस की। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। अगर हम जानने की कोशिश करें तो करेंटली इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 8% का है, और ये फोरकास्ट है कि ये बढ़ के 10% हो जाएगा बाय 2030। आगे बात करें लेटेस्ट ट्रेंड की, तो लेटेस्ट ट्रेंड अगर देखा जाए तो इसमें आईटी कंपनीज जो हैं वो अपने मार्जिन को इंप्रूव करने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है जो लेटेस्ट ट्रेंड देखा गया है कि आईटी कंपनी आउटसोर्स कर रही हैं या हायर कर रही हैं फ्रेश इंजीनियर्स को, यंग इंजीनियर्स को जो कॉलेज से पास आउट करके निकल रहे हैं। उनकी सैलरी ऑफ कोर्स कम होगी और ये उन्हें हेल्प करेगा अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को स्टेबलाइज करने में, इंप्रूव करने में। पिछले 7 क्वार्टर के बाद टॉप आईटी कंपनीज ने 17,500 एम्प्लॉइज को लास्ट क्वार्टर में यानी सितंबर 2024 के क्वार्टर में ऐड किया है, हायर किया है। ये अपने आप में इस दिशा में एक कदम है आईटी फर्म्स के द्वारा कि अपने मार्जिन को वो इंप्रूव कर सकें। अब इंडियन आईटी इंडस्ट्री को क्या डिस्टिंक्ट एडवांटेज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आईटी इंडस्ट्री का जो नेचर है उसमें डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो ग्लोबल फुटप्रिंट है, प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इंडियन आईटी इंडस्ट्री को, और साथ में दोस्तों गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी बिजनेस सिनेरियो को ग्रो करने के लिए या एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जिसमें बिजनेस ग्रो कर सकें। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड के बारे में। तो अगर देखें इंडियन आईटी सेक्टर या बिजनेस सर्विसेज का जो मार्केट है उसका जो फोरकास्ट है कि वो यूएसडी 19.93 बिलियन डॉलर्स का होने की संभावना है 2025 तक। इसके अलावा आईटी सेक्टर में जो स्पेंडिंग है वो आशा है कि डबल डिजिट से ग्रो करेगी 11.1% से, तो वो बढ़ के हो जाएगी 138.6 बिलियन डॉलर्स इस साल में। अब बात करते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट की और इंडियन आईटी सेक्टर के प्रेजेंस की दुनिया भर में। तो इंडियन आईटी फर्म्स का जो डिलीवरी सेंटर्स है वो दुनिया भर में फैला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्टर अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। जैसे बीएफएसआई में प्रेजेंस है, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, रिटेल में प्रेजेंस है, टेलीकॉम सेक्टर में प्रेजेंस है, और इसके अलावा
बहुत सारे स्ट्रेटजिक अलायंस हुए हैं डोमेस्टिक कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी के बीच में, जो आईटी सॉल्यूशन को दुनिया भर में प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडियन आईटी सेक्टर को। तो यहां बात करें कि इंडियन टेक इंडस्ट्री जो है उसका जो ग्रोथ है वो ट्रैक पे नजर आ रहा है और अपने रेवेन्यू को डबल करने की संभावना है $500 बिलियन बाय 2030 दोस्तों। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जंप होगा बाय 2030, मतलब अनदर 5-5.5 साल के दौरान में। इसके अलावा इंडिया का ओवरऑल डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस स्कोर जो है वो है 60 आउट ऑफ 100, जो जितने भी ब्रिक नेशंस हैं उनसे आगे है चाइना को छोड़ के। What does it indicate? This indicates rise in the technology talent in India. चलिए आगे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट की। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो यूनियन बजट है उसमें जो अलोकेशन है वो है 1,16,342 करोड़ का आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर को मिला के, जो एक सब्सटेंशियल अलोकेशन है। इसके अलावा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कहां पर है? तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है साइबर सिक्योरिटी, हाइपर स्केल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। इंडिया में अगर आप देखें तो आप भी इंटरनेट डेटा को यूज करते होंगे। डेटा की कॉस्ट इंडिया में दुनिया भर में अगर देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट है दोस्तों। करीब कितना कॉस्ट आता है डेटा का? 10 रुपए पर जीबी के हिसाब से, या उससे कम ही आता होगा। आप अपने कमेंट्स को लिखिएगा कि डेटा का कॉस्ट आपको क्या महसूस होता है, इंडिया में सस्ता है या महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट के साइज को देखते हैं कि आईटी सेक्टर का मार्केट साइज क्या है। तो यहां अगर देखें इस डायग्राम को तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से ये कंसिस्टेंटली मार्केट का जो साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे फिगर जो हैं बिलियन डॉलर्स में। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें 5 साल के दौरान ये बढ़ा है $126 बिलियन से $193 बिलियन, और डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो $41 बिलियन से बढ़ के $53 बिलियन हुआ है। ये नेस्कॉम के डेटा है दोस्तों। तो ये कंटिन्यूसली ग्रोथ यहां पर नजर आ रहा है, जो हम रेवेन्यू ग्रोथ बोलते हैं, टॉप लाइन ग्रोथ बोलते हैं, इसका ये फिगर है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन आईटी इंडस्ट्री $350 बिलियन की 2026 तक होने की संभावना है और 10% इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ने की संभावना है बाय 2026 के एंड तक या 2027 फाइनेंशियल ईयर में। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी में, वो 10% हो सकता है। अब यहां पर निफ्टी आईटी को एक बार समझते हैं कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट का आईटी सेक्टर का इंडेक्स है तो एक मेजर इंडेक्स है। अगर वेटेज के टर्म्स में बात करें तो निफ्टी 50 में सेकंड लार्जेस्ट वेटेज आईटी सेक्टर का है दोस्तों। तो अगर इस इंडेक्स को देखें तो इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 1996 में और बेस वैल्यू उसकी थी 100, और इसने जब से ये लॉन्च किया गया है सिंस इंसेप्शन इसने एक रिटर्न दिया है 23.33% का। साथ में इसके बीटा को अगर देखें निफ्टी 50 के प्रति तो 0.96 है, माने सिंस इंसेप्शन। इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, काफी स्टेबल है, तो ये ट्रेंड को राइट करने में हमें मदद कर सकता है। अगर हम इसके अलग अलग कंपनीज के वेटेज की बात करें निफ्टी आईटी सेक्टर इंडेक्स में, तो 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका वेटेज 20% से अधिक है। इन्फोसिस का वेटेज है 26.19% और टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का वेटेज है 23.44%। इसके अलावा 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका वेटेज 10% से अधिक है इस इंडेक्स में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 10.48% और टेक महिंद्रा का 10.42%। और उसके बाद 5th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वेटेज विप्रो, जिसका वेटेज है 7.84%। तो इस इंडेक्स में टोटल 10 कंपनीज का समावेश है जो इंडियन आईटी सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करते हैं
इंडेक्स लेवल पे। अब एक नजर डालते हैं निफ्टी आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है उसके वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। पहले प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को चेक करते हैं, पीई रेशियो को। तो यहां देखें इसका करंट पीई रेशियो जो है वो है 34.1 और 3 साल का जो एवरेज है वो है 28.8। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन में ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसका अर्निंग्स एंड रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ये हम चार्ट में देख सकते हैं। अब यहां पर वैल्यूएशन को चेक करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो के आधार पर, पीएस रेशियो। तो पीएस रेशियो करंटली है 5.1 और 3 साल का एवरेज है 4.4। तो यहां पर वैल्यूएशन में हम ये नहीं बोल सकते कि अंडर वैल्यूड है। ऑफ कोर्स ये बात भी सत्य है कि हिस्टोरिकली आईटी सेक्टर कभी भी बहुत अंडर वैल्यूड नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि पीबी रेशियो की, अनदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो को अगर हम यहां देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि करंट प्राइस टू बुक रेशियो 9.4 है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम देखें जनवरी 2022 में ये 11.9 था, तो मॉडरेशन हुआ है, ये घटा है पीबी रेशियो, जबकि आईटी इंडेक्स ऊपर गया है। अब चेक करते हैं कि ईपीएस का ग्रोथ का क्या ट्रेंड है। तो यहां अगर चार्ट में देखें तो ईपीएस जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। और दिसंबर 2020 में ईपीएस जो था निफ्टी आईटी का वो था 741, जो करेंटली बढ़ के हो गया है 1263। तो ग्रोथ भी नजर आ रही है निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स में। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के ट्रेंड की। तो अगर हम इंडस्ट्री के ट्रेंड की बात करें तो पिछले 3 महीने के दौरान ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया है 3.56% का। वहीं अगर आईटी सेक्टर में देखें तो इसने 3.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका मतलब एक मासिव मार्जिन के साथ इंडियन आईटी सेक्टर ने ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है इंटरनेट सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और डेटा प्रोसेसिंग में भी तेजी अच्छी खासी देखी गई है। आईटी सेक्टर का अर्निंग का ग्रोथ का क्या फोरकास्ट है या एस्टीमेट है? इस अर्निंग का ग्रोथ का संभावना है कि 11.1% से अर्निंग ग्रो करेगी। और यहां पर एक बेहतरीन ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो फोरकास्ट है 18.3% की, वो डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज का जो इसका सब सेक्टर है उसमें ज्यादा तेजी की संभावना भविष्य में नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं और एक वीडियो में सारे स्टॉक की एनालिसिस करना संभव नहीं होगा। तो हम एक स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसके लिए पाइस्ट्रॉकी स्कोर का इस्तेमाल करेंगे और उस स्टॉक की एनालिसिस करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो यहां देखें पाइस्ट्रॉकी स्कोर के आधार पर ये मैंने कंपैरिजन किया है इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस वर्सेस एचसीएल टेक वर्सेस विप्रो वर्सेस एलटीआई माइंडट्री वर्सेस टेक महिंद्रा। तो हाईएस्ट जो पाइस्ट्रॉकी स्कोर है वो 7 है टीसीएस का आउट ऑफ 9, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। और उसके बाद एचसीएल टेक का 6 है, विप्रो का 6 है, एलटीआई माइंडट्री का 6 है, टेक महिंद्रा का 5 है और इन्फोसिस का 4 है। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी आईटी सेक्टर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टीसीएस के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर में बूम आ रहा है तो या तो निफ्टी आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या निफ्टी आईटी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या स्टॉक का सिलेक्शन करके स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में। जो भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है
कि आईटी सेक्टर किस तरह से इवॉल्व हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। यहां पे अगर हम देखें तो इस इंडेक्स ने इस पीरियड के दौरान में एक मासिव रिटर्न दिया था। 1996 से ईयर 2000 के दौरान में इसने रिटर्न दिया 11,839% का, एक मासिव रिटर्न था दोस्तों। मल्टी बैगर इंडेक्स साबित हुआ। लेकिन उसके बाद में एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई ईयर 2000 में, जिसे हम डॉट कॉम बबल के नाम से जानते हैं, या बहुत सारे लोग टेक बबल भी इसे बोलते हैं। और ये मासिव गिरावट के बाद यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम का ये ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन जो इसने हाई बनाया था मार्च 2000 में या फरवरी 2000 में, उस लेवल को अचीव करने में से 13 साल लगे दोस्तों। यहां देखिए जाके दिसंबर 2013 में ये लेवल को रिगेन कर पाया और एक मासिव राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण हुआ। और इस बीच में ये तो टेक बबल था ही, जहां पर ये मासिव गिरावट देखी गई, और फिर यहां पर 2007-2008 का एक मासिव बेयर मार्केट आया, ये इंडेक्स फिर गिर गया। तो 13 साल बाद इसने इस लेवल को रिगेन किया, जो इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था ईयर 2000 में। अब लेकिन उसके बाद एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडेक्स की, जो खास करके ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूजफुल प्राइस एक्शन है कि इसके ब्रेकआउट के बाद में जब ये लेवल को रिगेन किया इसने दिसंबर 2013 में, उसके बाद जब भी करेक्शन हुआ इसने ईएमए 55 पे सपोर्ट लिया। ये देखिए बेयर मार्केट के दौरान इसने ईएमए 55 पे सपोर्ट लिया। यहां भी देखिए ये ईएमए 55 तक नहीं आया, ईएमए 21 और ईएमए 55 के जोन में आया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब भी मेजर करेक्शन होता है या बेयर मार्केट आते हैं तो ईएमए 55 एक इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन है निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है ईटीएफ में और या फिर इंडेक्स फंड में। अब यहां देखें ये एक इंपॉर्टेंट वेव है। कोविड वाले बेयर मार्केट के बाद 2020 में इसने एक मासिव रिटर्न दिया, और ये रिटर्न था 235% का। ये रिटर्न दिया 2020 से लेके 2021 दिसंबर के इस बुल रन में, और उसके बाद फिर इसमें एक गिरावट दर्ज की गई, और यहाँ पे अब देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा, और अगर लार्जर टाइम फ्रेम में जैसे हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये प्रायर ट्रेंड का ये कप एंड हैंडल पोर्शन है। ये देख सकते हैं ये कप है और ये हैंडल पोर्शन का ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अब इसका हम टारगेट अगर निकालें तो पहले तो इस कप एंड हैंडल के अनुसार टारगेट निकालते हैं, तो इसका टारगेट, पहला टारगेट आता है 48,835 का, और उसके बाद आता है 56,174 का ये टारगेट आता है, और करेंटली ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 45,400 का। तो एक अच्छे रिटर्न की संभावना है। अब इसको हम टारगेट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? यहां पर एक हमें बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। चलिए इस बुलिश फ्लैग को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट तो यहीं पर हो गया था। तो अगर हम इस बुलिश फ्लैग के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए इस इंपल्स को नापते हैं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिर इसका पहला टारगेट आता है 59,250 और सेकंड टारगेट आता है 95,000। तो ये ट्रेंड को राइड करने वाला इंडेक्स है, और ट्रेंड को राइड करने के लिए अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊं तो ये आप देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको मदद कर सकती है ट्रेंड को राइड करने में, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट लिया, यहाँ करीब करीब प्राइस का सपोर्ट है, इस जगह पे प्राइस का सपोर्ट है। तो ये एक ट्रेंड लाइन मदद कर सकती है, और प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के बाद करेक्शन के दौरान आए या ईएमए 55 के पास में आए तो वहां पर क्वांटिटी ऐड करने का एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बातें कर रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं टीसीएस के प्राइस चार्ट में,
और टीसीएस के प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए टीसीएस के केस में भी प्राइस जब भी करेक्शन कर रही है, मेजर करेक्शन, तो ईएमए 55 एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो करीब करीब ये इंडेक्स, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, तो उससे कॉन्साइड कर रहा है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता चार्ट है। यहाँ पे देखिए रिसेंट टाइम में यहाँ पर एक का कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इस कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अनुसार हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो इसका टारगेट तो करीब करीब अचीव हुआ है, पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट आ रहा है 4700। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 4300 पे। लेकिन अगर हम बुलिश फ्लैग के अनुसार इसका भी टारगेट निकालें तो ये देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बुलिश फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग का, और इसके अनुसार अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें, लॉन्ग टर्म टारगेट को, तो ये देखिए मैं इम्पल्स को मेजर करता हूँ और ये पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करता हूँ। तो फिर इसका पहला टारगेट आता है 5300 और सेकंड टारगेट आता है 7700। तो इसमें भी एक अच्छा खासा कुशन है। डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो डेली प्राइस चार्ट में ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है। प्राइस करंटली सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो ये जो करेक्शंस होते हैं, ये करेक्शंस तो होंगे मार्केट में प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। अब यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में आया था, फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। ये एक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और प्राइस का स्ट्रक्चर अब हायर हाइज एंड हायर लोज है। प्राइस फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड भी नज़र नहीं आ रही है टीसीएस के केस में। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसे मिलेगा, ये आप देखिए यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप होगा, यानी ये 4600 के ऊपर में जब ट्रेड होने लगेगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि 4600 के ऊपर में इसका एक जो टारगेट है वो टारगेट 4960 का टारगेट और 5200 का टारगेट बहुत कम समय में आने की संभावना है अगर इस रेजिस्टेंस को इसने निकाल लिया। तो आज की एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आईटी सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? अगर आपको भी लगता है, इन सिनेरियो को डिस्कस जो हमने किया उसको समझने के बाद, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। कुछ दिन पहले हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर में ऐसे ही वीडियो लेके आए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसे अवश्य देखिएगा, ताकि सेक्टर बाय सेक्टर जब हम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए एनालिसिस करते हैं तो उस सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है और हम बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।